तो देश भर में लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून को घोषित किए जाएंगे, लेकिन 1 जून को माफी जगह चुनाव खत्म हो चुके होंगे। तो वहीं हार और जीत के कयासों का दौर भी शुरू हो गया है और इसी कड़ी में मध्य प्रदेश में भी कई सीटों पर हार और जीत को लेकर कयासबाजी हो रही है। हार और जीत को लेकर कयासबाजी का बाजार गर्म है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं बुंदेलखंड की 4 सीटों की। लोकसभा चुनाव का 7वां और अंतिम चरण बाकी है। इसके बाद सभी प्रत्याशियों को 4 जून का इंतजार रहेगा, जब ईवीएम खुलेगी और सभी के भाग्य का फैसला सामने आएगा। लेकिन उससे पहले मध्य प्रदेश में इन दिनों कयासों का बाजार गर्म हो चला है, जहां प्रत्याशियों की जीत और हार को लेकर अब अटकलें लगाई जा रही हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में 4 चरणों के चुनाव के बाद अब काउंटिंग की बारी है। हालांकि पहले बीजेपी ने प्रदेश की सभी 29 सीटों पर जीत का दावा किया है, तो कांग्रेस भी पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले इस बार अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद कर रही है। लेकिन इस बार बुंदेलखंड की 4 सीटों पर परिणाम आने से पहले ही कयासों का दौर शुरू हो गया है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि खजुराहो, टीकमगढ़, दमोह, सागर लोकसभा सीट पर बीजेपी का जलवा कायम रहता है या फिर कांग्रेस का सूखा खत्म होगा। सबसे पहले बात खजुराहो सीट की करेंगे। यहाँ बीजेपी की तरफ से मैदान में है वी डी शर्मा। हालांकि बुंदेलखंड की खजुराहो सीट इंडिया गठबंधन के तहत सपा के खाते में गई थी और सपा ने यूपी के बाहुबली दीपनारायण सिंह की पत्नी पूर्व विधायक मीरा यादव को प्रत्याशी बनाया था, लेकिन ऐन वक्त पर उनका पर्चा रद्द हो गया। बाद में इंडिया गठबंधन ने फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रत्याशी को समर्थन दिया। ऐसे में अब अनुमान लगाया जा रहा है कि वी डी शर्मा खजुराहो लोकसभा सीट से जीत का रिकॉर्ड बना सकते हैं। साल 2019 लोकसभा चुनाव में वी डी शर्मा ने कांग्रेस प्रत्याशी कविता सिंह को 4,92,000 वोटों से पटकनी दी थी। वहीं दमोह लोकसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर है। दरअसल दमोह में बीजेपी ने राहुल सिंह लोधी को जातीय समीकरणों के आधार पर प्रत्याशी बनाया। इससे पहले राहुल सिंह लोधी कांग्रेस में थे। वहीं कांग्रेस ने भी बंडा के पूर्व विधायक तरवर सिंह लोधी को चुनावी मैदान में उतारा है, जिससे मुकाबला रोचक हो गया है। ऐसे में यहाँ भी उम्मीद जताई जा रही है कि बीजेपी और कांग्रेस में जबरदस्त टक्कर देखने को मिलेगी। बुंदेलखंड की 4 खजुराहो, टीकमगढ़, सागर और दमोह लोकसभा सीट्स पर भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में मजबूत स्थिति में दिखी है, क्योंकि उसके साथ एक हिस्ट्री भी है। एक लंबे समय से पार्टी इन सीट्स पर जीत दर्ज करती रही है। नरेंद्र मोदी की 2014 और 19 की लहर में भी भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ रिकॉर्ड जीत दर्ज की। खजुराहो सीट पर इंडिया ब्लॉक या यूं कहे कांग्रेस का कोई कैंडिडेट सामने नहीं था, जो जिस सीट को भारतीय जनता पार्टी ने पिछले बार वी डी शर्मा ने उस सीट को निकाला था, रिकॉर्ड मार्जिन से सीट जीती थी। ऐसे में कहा जा सकता है कि बुंदेलखंड की 4 सीट पर भारतीय जनता पार्टी इन चुनाव में मजबूत दिखी, लेकिन दमोह सीट पर कुछ लड़ाई मजबूत हो सकती है, जो 4 जून को खुलासा होगा। लोकसभा चुनाव में बुंदेलखंड के अजय योद्धा कहे जाने वाले केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार को बीजेपी ने टीकमगढ़ से प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस ने युवा और नए नवेले चेहरे दिनेश अहिरवार को मौका दिया। टीकमगढ़ के लिए बाहरी और लगातार सांसद बने रहने के कारण वीरेंद्र कुमार के खिलाफ माहौल की खबरें आ रही थी। वहीं स्थानीय तौर पर दिनेश अहिरवार की छवि बेहतरीन मानी जाती है, लेकिन बीजेपी संगठन की सक्रियता और प्रदेश में बीजेपी की सत्ता होने का फायदा वीरेंद्र कुमार खट्टिक को होता नजर आ रहा है। सागर लोकसभा सीट की बात की जाए तो बीजेपी ने इस सीट से महिला प्रत्याशी लता वानखेड़े को मैदान में उतारा है। पंच के चुनाव से राजनीति की शुरुआत करने वाली लता वानखेड़े के लिए कांग्रेस से यूपी की खनन व्यवसायी गुड्डू राजा बुंदेली की चुनौती थी। बाहरी होने के चलते गुड्डू राजा बुंदेली के लिए कांग्रेस संगठन को एकजुटता रखने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन गुड्डू राजा बुंदेला का प्रचार प्रसार का तरीका और लोगों से मिलने जुलने का अंदाज चर्चा का विषय बना रहा। हालांकि लता वानखेड़े स्थानीय चेहरा होने के साथ साथ पहले टिकट घोषित हो जाने के कारण 3 बार पूरे क्षेत्र का दौरा कर चुकी थी, लेकिन आखिरी वक्त पर पीएम मोदी की जनसभा ने उनके पक्ष में माहौल बनाने का काम किया। जाहिर है कि खजुराहो को छोड़ दिया जाए तो टीकमगढ़, दमोह और सागर में कांग्रेस बीजेपी को टक्कर देने की बात कह रही है। बीजेपी ने इन सभी सीटों पर जीत का दावा किया है।
मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड इलाका भारतीय जनता पार्टी का अवैध गढ़ है। कांग्रेस पार्टी बुंदेलखंड में पूरी तरह नकारी जा चुकी है। 4 में से 1 क्षेत्र खजुराहो में भारतीय जनता पार्टी के सामने कांग्रेस और उनके गठबंधन का कोई प्रत्याशी तक खड़ा नहीं हो पाया। साथ ही बुंदेलखंड इलाके में उमा भारती के रूप में एक पूर्व मुख्यमंत्री भी भारतीय जनता पार्टी ने दी। इस बार भी बुंदेलखंड के चारों क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी की जीत तय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रेलवे से लेकर तमाम सौगातें बुंदेलखंड को दी हैं, इसलिए जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ है। देखिए, बुंदेलखंड की चारों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हारने जा रही है और इसका कारण है बुंदेलखंड की गई उपेक्षा, जिसके कारण बुंदेलखंड के जो रहवासी हैं वो बड़े एजिटेटेड हैं, वो बड़े परेशान हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। और भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने की वो लोग मंशा रखते हैं कि आप लोग यहाँ से वोट तो ले जाते हैं, आप लोग यहाँ से सांसद बन जाते हैं, लेकिन जब बुंदेलखंड की अधिकारों की बात आती है तो उस समय बुंदेलखंड को प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता। और साथ ही साथ बुंदेलखंड का जो पैकेज कांग्रेस पार्टी की सरकार ने दिया था उसका भी हिसाब बुंदेलखंड के लोग मांग रहे हैं, इसलिए बुंदेलखंड पर भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब है। तो बाकी लोकसभा सीटों की तरह ही बुंदेलखंड के 4 सीटें भी बीजेपी और कांग्रेस के लिए बेहद अहम हैं और इसलिए भी दोनों पार्टियां यहां अपनी जीत के दावे कर रही हैं। लेकिन किसका दावा सच होगा ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। टीम न्यूज स्टेट। छत्तीसगढ़ में भी 3 चरणों के चुनाव में जनता ने अपना फैसला ईवीएम में कैद कर लिया है, जिसके बाद अब सबकी नजरें 4 जून पर टिकी हुई हैं, जहां पता चलेगा कि छत्तीसगढ़ में 11 सीटों पर कमल खिलेगा या फिर जनता ने इस बार हाथ का साथ दिया है। देखिए रिपोर्ट। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव के नतीजों के दिन सामने आ रहे हैं, वैसे वैसे छत्तीसगढ़ में प्रत्याशियों के दिल की धड़कनें बढ़ने लगी हैं। दरअसल 11 लोकसभा सीटों वाले छत्तीसगढ़ में असल टक्कर बीजेपी और कांग्रेस के बीच है और यहां 3 चरणों में चुनाव खत्म होने के बाद अब इंतजार है जनता जनार्दन के फैसले का, जब सभी के भाग्य का फैसला सामने आएगा। दरअसल छत्तीसगढ़ में चुनाव खत्म होने के बाद बीजेपी और कांग्रेस दोनों की तरफ से जीत के दावे किए जा रहे हैं। बीजेपी सभी 11 सीटों पर जीत का दावा कर रही है, तो कांग्रेस भी छत्तीसगढ़ में दमदार जीत की उम्मीद जता रही है। साफे के नतीजों से पहले छत्तीसगढ़ में कौन किस पर भारी है ये कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन बीजेपी यहां पिछले लोकसभा चुनाव के नतीजों के प्रदर्शन को दोहराना चाहती है, तो कांग्रेस अपने पिछले चुनाव के परफॉर्मेंस को सुधारना चाहेगी। हालांकि छत्तीसगढ़ में चुनावी लड़ाई में कौन 19 और कौन 20 साबित होने जा रहा है ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में लोकसभा चुनाव हुए। यहाँ 19 अप्रैल, 26 अप्रैल और 7 मई को मतदान हुआ। इस तरह 3 फेज में कुल 11 सीटों पर वोटिंग हो गई। 11 में से कई सीटों पर तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर देखने को मिली, तो कई सीटों पर कांग्रेस का पलड़ा भारी दिखा। इन्हीं 11 सीटों के परिणाम को लेकर अब छत्तीसगढ़ में भी कयासों का दौर जारी है। छत्तीसगढ़ की 11 सीटों में अधिकांश पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच टफ फाइट है। इस बार दोनों ही पार्टियों ने उम्मीदवारों के चयन से लेकर चुनाव प्रचार तक में नए प्रयोग किए थे। नक्सलवाद, गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, विरासत टैक्स, महिला आरक्षण, राम मंदिर और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चुनाव लड़ा गया। इसी बीच बीजेपी और कांग्रेस में जुबानी जंग भी खूब देखने को मिली, तो दोनों दलों ने जनता को अपने अपने तरीकों से लुभाने की कोशिश भी की। एक और पीएम मोदी ने जनता को मोदी गारंटी दी, तो कांग्रेस ने भी प्रदेश की जनता से कई वादे किए। ऐसे में किसके दावों पर जनता ज्यादा विश्वास करती है, इसके लिए 4 जून का इंतजार करना होगा। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि प्रदेश की किन किन सीटों पर कांटे की टक्कर देखने को मिली। बस्तर लोकसभा सीट पर इस बार बीजेपी और कांग्रेस के बीच जोरदार टक्कर देखने को मिली। बीजेपी ने बस्तर से सबसे आम चेहरे महेश कश्यप को चुनावी मैदान में उतारा, जबकि कांग्रेस ने सुकमा के कोंटा से मौजूदा विधायक और पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को चुनावी रण में उतारा। राजनांदगांव में कांग्रेस ने सबसे बड़ा चुनावी दाव खेला और पूर्व सीएम भूपेश बघेल को चुनावी मैदान में उतारा। बीजेपी ने इस लोकसभा सीट से अपने मौजूदा सांसद संतोष पांडे को टिकट दिया। राजनांदगांव लोकसभा सीट बीजेपी का गढ़ रहा है। दूसरे फेज में 26 अप्रैल को हुए चुनाव में जो सबसे ज्यादा हॉट सीट चर्चा में रही वह सीट महासमुंद है। यहाँ पर कांग्रेस ने अपने वेटरन लीडर और पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू को चुनावी मैदान में उतारा,
जबकि बीजेपी ने महिला उम्मीदवार रूप कुमार चौधरी पर भरोसा जताया। इस सीट पर दोनों नेताओं के बीच जबरदस्त फाइट देखने को मिली। 26 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के दूसरे फेज के तहत जिस सीट पर चुनाव हुआ उसमें कांकेर लोकसभा सीट भी है। बीजेपी ने यहां से आदिवासी बैगा समुदाय से आने वाले भोजराज नाग को प्रत्याशी बनाया है। दूसरी ओर कांग्रेस ने कांकेर लोकसभा सीट से बीरेश ठाकुर को चुनावी मैदान में उतारा। बीरेश ठाकुर ने कांग्रेस के वादों के आधार पर यहां चुनावी फाइट दी। तीसरे फेज में सबसे ज्यादा चर्चा रायपुर लोकसभा सीट की रही। यहां बीजेपी ने मौजूदा विधायक बृजमोहन अग्रवाल को चुनावी मैदान में उतारा, जबकि कांग्रेस ने इस सीट से चुनावी दंगल में पूर्व विधायक विकास उपाध्याय पर भरोसा जताया। कोरबा लोकसभा सीट सबसे हाई प्रोफाइल सीट में गिनी जाती है। यहां से कांग्रेस ने ज्योत्सना महंत को मैदान में उतारा है। बीजेपी ने इस सीट से पूर्व राज्यसभा सांसद सरोज पांडे को मैदान में उतारा। बीजेपी ने अपने मौजूदा सांसद विजय बघेल को चुनावी मैदान में सेनापति बनाया। दूसरी तरफ कांग्रेस ने राजेंद्र साहू को मैदान में उतारकर ओबीसी वर्ग को साधने की कोशिश की। साफ है, साल 2019 में बीजेपी को कुल लोकसभा चुनाव में 9 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस सिर्फ 2 ही सीटें जीत पाई थी। ऐसे में अब छत्तीसगढ़ में 3 चरणों के बाद काउंटिंग की बारी है, जिसके बाद अब लोगों की नजरें 4 जून पर टिकी हैं, जिस दिन चुनावी नतीजे आएंगे। टीम न्यूज़ स्टेट। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहे न्यूज़ स्टेट।